यहाँ की सड़कें हमें पहले ही चौंका चुके थे और स्थानीय लोग भी इसे एक विकास के बड़े कदम के रूप में देखते हैं। रोड सड़क बन रही है और लगभग प्रत्येक आदमी को इंदिरा आवास मिल गया है, प्रत्येक परिवार में। और उसके बाद सोलर लैंप बांटा गया और पहले जैसे प्रशासन से तो बहुत ही दूर थे हम लोग, लेकिन अब काफ़ी बदलाव आया है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल है, तो सवाल ये भी आता है कि मालामाल धरती के लोग किस हालत में हैं। वो विश्वास जो है तभी कायम रह पाएगा यदि जो हम लोगों ने योजना बनाई, जिला प्रशासन ने और राज्य ने, वो वहाँ धरातल पे उतरे, लोगों को महसूस हो कि यहाँ काम हुआ है, हम लोगों के लिए विकास हुआ है, तभी वो जो विश्वास है वो बना रहेगा। पिछड़ेपन की व्यवस्था विरोधी दलील को जानने के लिए हमने रुख किया किरूबुरू के कलैता गांव का, जो सारंडा के इन्हीं पहाड़ों के बीच जंगलों में कोई 14 किलोमीटर अंदर था। किसी तरह जंगलों के बीच हमारी गाड़ी फंसते फंसाते कलैता गांव पहुंच ही गई। यहाँ मुश्किल से 4-5 घर ही थे। बताया गया कि थोड़ी दूर पर एक स्कूल है। यहाँ हमें दिखा कि कैसे इंदिरा आवास योजना ने एक अंतर पैदा किया है। बस मिला, पहले पत्ता का घर था, तो सरकार ने हम लोगों को बहुत कुछ मदद किया। पैसे दे दिए हैं कि अपना मकान आप बनाइए, तो उसमें से कुछ हम लोगों ने अपना भी पैसा लगा करके मेहनत करके छत को तैयार किया, टीना पूरा सेट खरीदे, इसी में हम लोगों का राहत हुआ है। गांव वालों ने हमें बताया कि इन जंगलों के बीच हर रोज स्थानीय खदान की कंपनियां बसें चलाती हैं, जो मजदूरों को खदानों तक और बच्चों को स्कूल पहुंचाती है। आज इस दूर दराज के गांव में विकास धीरे धीरे पैठ बना रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये विकास देर से पहुंच रहा है? अगर हाँ, तो इसका कारण क्या है? आज़ादी हुई तो अगर आप उस समय के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स देखिए, जिसके अनुसार गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ वो नहीं जाएंगे जब तक वहाँ से मांग नहीं उठेगी, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा अगर हम डेवलपमेंट उस इलाके का करेंगे तो जो वहाँ का आदिवासी है वो आतंकित होगा उस डेवलपमेंट से। तो ऐसा हुआ कि और सब इलाकों में डेवलपमेंट हुआ और आदिवासी क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हैं वो पिछड़े रह गए। लेकिन इसके इतर भी डेवलपमेंट के या मानवीय विकास के कई पक्ष हैं, जिनमें स्कूल है, जिनमें हॉस्पिटल है, जिनमें लोकल मार्केटिंग है, जिसमें नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, झारखंड में जो नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो अमीर है झारखंड इस मामले में। महुआ है, महुआ से आयरन टॉनिक बनाने की पहल कुछ लोग कर रहे हैं। आप क्यों नहीं इसको बढ़ावा देते हैं? आप चिरंजी की मार्केटिंग की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? तो आप इनके लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे मनुष्य की मनुष्यता का विकास हो, मानवीय गुणों का विकास हो, इसकी चिंता आपको नहीं है। आपको सड़कों की, पुलों की चिंता है ताकि कंपनियां आसानी से उस इलाके में जाएं। लेकिन ये भी सच है कि जब से झारखंड के इन इलाकों में नक्सलियों का सफाया हुआ है, बुनियादी सुधार तेजी से शुरू हुए हैं। ऐसे में आदिवासियों को जंगलों की जमीन और संसाधनों पर उनका हक देने के लिए केंद्र सरकार ने 2006 में वनाधिकार कानून को अमली जामा पहनाया, जो अपने आप में आजादी के बाद पहली बार आदिवासियों के लिए हक की बात करता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो वर्षों से जो फॉरेस्ट में बसे हुए लोगों के लिए काफ़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो इस ज़िला में भी काफ़ी काम हुआ, बहुत लोगों को पट्टा दिया भी गया, लेकिन और भी लोगों को देने की ज़रूरत है। अभी हम लोग उसका सरंडा एरिया में भी उसका अभी लास्ट 2 दिन में भी हम लोग अभियान चलाया था। अभी लगभग 3000 दावा अभी भी पेंडिंग है, उसको हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसके बाद उसको समाधान किया जाएगा। और हम लोग ये भी सोच रहे हैं जिसको ज़मीन मिला है उसमें हम लोग नरेगा या अन्य योजना के माध्यम से, उसको कन्वर्जेंस के माध्यम से कुछ न कुछ इरिगेशन का व्यवस्था करें ताकि उनका लाइवलीहुड उसमें बन जाए। वनाधिकार कानून 2006 में ही संसद से पास हुआ, लेकिन झारखंड में इसकी प्रक्रिया अक्टूबर 2008 में ही शुरू हुई। यह कानून उन आदिवासियों को अपनी जमीन पर कानूनी हक देने की बात करता है जिस जमीन पर वो सालों से खेती करके अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन कानून के तहत जमीन के इन दावों का निपटारा ग्राम सभा
फिर स्थानीय विकास अधिकारी, फिर जिला कलेक्टर अंतिम तौर पर दावों का निपटारा करता है। पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने स्वीकार किया कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है और इस कानून के द्वारा उस अन्याय को हम न्याय में बदलेंगे। लेकिन ज़मीन पर यह दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे सरंडा जंगल का बात कर लीजिए या रांची के इर्द गिर्द भी आप बात कर लीजिए, चाहे नामकुम एक उदाहरण के लिए आप ले लीजिए। हम लोग गए थे देखने के लिए कि FRA का क्या ग्राउंड रियलिटी है। तो कई गांव में लोगों ने बताया और पट्टा भी दिखाया कि जो ज़मीन को उनके बाप दादों ने बनाया खेती लायक, उस पर वो खेती कर रहे हैं। जिस पर 7 एकड़ ज़मीन का उन्होंने दवा ठोका तो उसके एवज में उनको जो है कि 4 डिसमिल दिया जा रहा है। वन अधिकार कानून सरकार का एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसे लागू करने की प्रक्रिया दुष्कर और मुश्किल तो है, लेकिन झारखंड में अब तक लगभग 4000 से ज्यादा मामलों का निपटारा हो चुका है। कलेता गांव से वापस लौटते हुए हमें जंगलों में ही एक ऐसी जगह दिखी जो कुछ सालों पहले नक्सली हमले में मारे गए सुरक्षा बलों की आज भी गवाही दे रही थी। समय में कलेता गांव में है। ये वो जगह है जहां आज से करीब 2007 में जो नक्सली हैं उन्होंने हमला किया था सुरक्षा बलों पे। आप देख सकते हैं पीछे वहाँ कुछ सुरक्षा बलों के कपड़े भी, अभी तक जो धमाका हुआ था उसमें जो सुरक्षा बलों की मौत हुई थी उनके कुछ कपड़े भी पीछे वहाँ लटके हुए हैं। इस धमाके में जो नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर जो हमला किया था उसमें पूरी एक गाड़ी उड़ गई थी और करीब 12 से ज़्यादा सुरक्षा बलों की मौत हुई थी। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो स्मारक है वो उनकी याद में यहाँ बनाया गया है। झारखंड के इस इलाके में खनन का काम कई निजी और सार्वजनिक इकाइयां सालों से कर रही हैं। मुद्दा यही रहा है कि देश को समृद्धि की तरफ ले जाने वाली ये खदानें हमेशा से नक्सलियों के निशाने पर रही हैं। लौह अयस्क की ये खदानें नक्सलियों के आर्थिक संसाधन का एक बड़ा जरिया है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले झारखंड में नक्सली वसूली के जरिए करीब 320 करोड़ रुपए हर साल इकट्ठा करते हैं, जो उनकी गतिविधियों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। यही नहीं, अपने आर्थिक संसाधनों के लिए नक्सली नशे के अंधेरे कारोबार में भी हाथ गंदे करने से नहीं चूके। पश्चिम सिंहभूम के ही कई इलाकों में अफीम के खेत जब्त किए गए हैं, जो नक्सली बड़े ही साजिश के साथ चला रहे थे। लेकिन बदले हालात साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ हम एक और नए अंतर के गवाह बने जब हमने किरूबुरू में सार्वजनिक कंपनी सेल के कई सामाजिक योजनाओं के तहत चलाए जा रहे परियोजनाओं की ओर रुख किया। पहले स्कूल जाने में भी दिक्कत होता है और पेन कॉपी किताब का भी, खाने पीने का। अभी यहाँ पढ़ाई भी मिल रहा है और इधर ड्रेस टैक्स सब मिल रहा है। पढ़ाई का खर्चा सेल दे रहा है, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी ओलंपिक तक का और जैन तालुकदार और मंगल सिंह चैंपियन उन के जैसे बनना। हुरदूब को देखकर लगा कि नक्सली हिंसा से दो चार होते इस क्षेत्र के युवाओं ने अब शायद अपना निशाना बदल दिया है। लेकिन कितना मुश्किल था इस क्षेत्र में लोगों को नई उम्मीदों से रूबरू कराना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है के लिए कि इस जंगल एरिया में, और इतना मतलब आज की डेट में हर लोग डरते हैं यहाँ पे आने के लिए कि भाई मोबादी है, MCC है, तो आने नहीं खोजते कोई। तो ऐसी जगह में मेथी साहब ने इतना बढ़िया काम किया कि आज मतलब हमारे हिंदुस्तान से कोई भी यहाँ प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हैं सब लोग। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि इस जंगल एरिया में इस तरह का हो सकता है। यहीं पर कुछ महिलाओं से मुलाकात हुई जो घर की चौखट को लांघकर अब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश में हैं। अभी यहाँ आके मेरा घर में बहुत अच्छा बदल गया। पहले से अभी ठीक चल रहा है। बच्चा का ट्यूशन देने से करा, मेरा पति के हेल्प भी कर पा रही हूँ और महीने में 2,500-3 हज़ार मेरा पेमेंट हो जाता है। सेल के इस प्रशिक्षण केंद्र में कई हुनर महिलाओं का अब श्रृंगार बनने लगी हैं। हिंसा के दौर में शायद इसकी कल्पना बेमानी ही थी, लेकिन कारवां अब चल पड़ा है। हमें पता चला कि सारंडा इलाके के ही दीघा गांव में देश का पहला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर शुरू हुआ है। ये सेंटर एक ही जगह विकास से जुड़े तमाम एजेंसियों को और सुविधाओं को जुटाता है। नतीजा तेज विकास।